अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। रिग्रेशन हमने मुकम्मल कर लिया था। आज हम कोरिलेशन को करेंगे। तो कोरिलेशन क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। रिग्रेशन हमारे पास था डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार, इसको रिग्रेशन कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस मीन एक दूसरे के ऊपर उसका इन्हिसार, एक दूसरे पे इन्हिसार। इंटरडिपेंडेंस, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार, इसको रिग्रेशन कहते हैं। और इंटरडिपेंडेंस कोरिलेशन और डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल रिग्रेशन, ये आपने याद रखना है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल क्या होगा? कोरिलेशन। और डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल क्या होगा? रिग्रेशन। यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, इसकी कोरिलेशन की एग्जांपल भी है। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। आपको पता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई होता है तो आइसक्रीम की सेल भी ज़्यादा हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट, एज एंड आई साइट। सॉरी, एज एंड आई साइट। साफ दैट जिस तरह एज बढ़ती जाती है, आई साइट जो है ना वो भी कमज़ोर हो जाती है। कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड स्पीड ऑफ कार। कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड स्पीड ऑफ कार। जब भी आप कार की स्पीड बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा ऑयल की कंजप्शन करना शुरू कर देती है। ये सिंपल सी बात है। बाइक भी जब आप तेज़ उड़ाएंगे तो वो भी ऑयल जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो ये होता है, अगर उसकी स्पीड कम कर दें तो वो कम जो है ना कंज्यूम करना शुरू कर देती है। तो दैट इज़ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। अब सुनो, हमारे पास टाइप है इसकी, थ्री टाइप हैं। एक है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? इफ बोथ वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेरिएबल हमारे पास सेम डायरेक्शन में हों तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में हो। मसलन ये इंक्रीज हो रहा है एक वेरिएबल, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है वेरिएबल, दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन होगी इसकी, उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक वेरिएबल नेगेटिव कोरिलेशन, ये बोथ वेरिएबल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनके दरमियान जो कोरिलेशन होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन होती, डिफरेंट डायरेक्शन होती, इनवर्स डायरेक्शन होती है। मसलन एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? इनवर्स डायरेक्शन होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन, इनवर्स डायरेक्शन हो या डिफरेंट डायरेक्शन हो तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ये आपने याद रखना है कि अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज किया जाए दूसरा डिक्रीज हो तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होती है। अगर एक वेरिएबल को इंक्रीज किया जाए दूसरा भी इंक्रीज हो तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। तो मेन आपने ये याद रखना है, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। आगे जीरो कोरिलेशन।
या इसको नो कोरिलेशन भी कहते हैं। If both variables move independently, there will be no correlation. इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, दोनों का आपस में कोई तल्लक नहीं होता। मसलन ये इस तरह कोई आ रही कि अलग अलग वैल्यू, कोई पता नहीं लग रहा कि कौन किधर मूव कर रहे हैं, कोई यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि ये सेम डायरेक्शन है या डिफरेंट है या क्या है। तो ये एक वाजे नज़र आ रहा है कि ये इनवर्स और डायरेक्शन है, ये वाजे नज़र आ रहा है कि ये सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमें कोई पता नहीं लग रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन है। इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली मूव करने का मतलब उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है, नो रिलेशन, उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है, दैट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। तो उसमें हमारे पास ये 3 टाइप हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या हो गया? इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। तो रिग्रेशन हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? जिस तरह रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं? न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। numerical measure of the strength of relationship between two variable, it is denoted by r, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर ब्रैकेट n समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर ब्रैकेट और अंडर रूट। तो इसका ये फॉर्मूला, ये मैंने स्टूडेंट पिछला डाटा यूज़ करके ये इसका जवाब निकाला हुआ है। आप अगर बैक पे जाएं तो ये वाला डाटा जो मैंने लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन की थी, ये वाला डाटा मैंने यूज़ किया हुआ है। इसके टोटल यूज़ करके जब यहाँ पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास इसका जवाब क्या निकला? 0.97। और ये लास्ट टाइम हमने इस तरह का फॉर्मूला किया भी था जिसमें हमने वैल्यू पुट की थी। तो स्टूडेंट ये आर का फॉर्मूला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली ये कि इसकी रेंज -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। इस रेंज के बाहर कभी भी आर नहीं जाता। अगर इस रेंज के बाहर आपने आर निकाला है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। फिर स्टूडेंट, बी और डी को ज़रब दे के अंडर लेने से भी मेरे पास आर आ जाता है। ये पीछे मैंने समझाया हुआ था, हमने ये क्वेश्चन किया भी था। और ये नीचे इसको, इसकी मैंने एग्जांपल भी दी है, ये एग्जांपल भी देख लें। या आपके पास बी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई। और ये जो बार प्लस माइनस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर बी प्लस हो, डी प्लस हो तो आपने आर के साथ प्लस लगाना है। और अगर बी माइनस हो, डी माइनस हो तो आपने आर के साथ माइनस लगाना है। ये देखो ना, ये जो माइनस माइनस है इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लस हो जाता है। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर बी और डी माइनस हो तो आर माइनस होगा, अगर बी और डी प्लस हो तो आर प्लस होगा। स्टूडेंट ये आपने याद रखने हैं कि इन तीनों की अलामत सेम होती है। आर बी डी हैव सेम साइन, आर बी डी की अलामत सेम होती है, ये मुख्तलिफ नहीं हो सकती। ये याद रखना आपने कभी भी। ये नहीं हो सकता कि बी माइनस हो और डी प्लस हो, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। इसकी रीज़न भी आपको बता देता हूँ आगे चल के। तो स्टूडेंट ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद थर्ड है कि आर वाई एक्स एंड आर एक्स वाई आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्स वाई कर लें या वाई एक्स कर लें। रिग्रेशन में फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोरिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी आपको बताता हूँ आगे चल के मैं। फिर अगर आप इसको यू और वी में चेंज करें तो कोरिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही जवाब आता है जो आपने पहले निकाला हो। इसकी एग्जांपल आगे मैंने सॉल्व कराई हुई है। फिर पांचवी इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि इसके साथ, इसके जवाब के साथ कोई यूनिट नहीं आता। ये देखो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, कोई यहाँ पे चाहे आपका डाटा वेट में हो, हाइट में हो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट आपके पास ये कोरिलेशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने वेरीफाई भी करनी है। पहले तो ये वेरीफाई हो रही है कि आपका जवाब 0.97 आ रहा है। दूसरी ये हमने निकाल ली है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट ये मेरे पास आर का फॉर्मूला है एक्स वाई की सूरत में। जब इसको आप यू और वी में चेंज करते हो यू और वी में चेंज करने का मतलब ये है कि कोई डाटे में से माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसके बाद आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आगे यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, ये देखें। सॉरी, एक्स वाई आपके पास दिया गया है, आपने एक्स स्केयर निकाल लिया, वाई स्केयर निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया। इससे जो कोलेशन निकालेंगे वो वही निकले जो अभी यहाँ पे निकली हुई है 0.97। अब आपने क्या करना है, इसको आप यू वी में चेंज करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर वो आपको बता दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई वैल्यू इसमें से माइनस कर दें या किसी वैल्यू पे डिवाइड कर दें। मैंने सिर्फ ये x माइनस 50 किया हुआ है u के लिए और y माइनस 60 किया है v के लिए। देखिए आप जब 10 यहाँ पुट करते हो तो माइनस 40 आ जाता है, 30 पे माइनस 20 आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट आपने बाकी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर y के लिए क्या है, जब 20 पुट करोगे तो ये माइनस 40 आ जाता है, 40 पुट करोगे तो ये माइनस 20 आ जाएगा। इस तरह आपने ये वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपका सारे का सारा डाटा किस में चला गया, u और v में। फिर यू स्केयर निकालें, वी स्केयर निकालें, यू वी निकालें, इनके टोटल करें और ये आपके पास फार्मूला है यू वी का, और ये फार्मूला है आर एक्स वाई का। अच्छा अगर गौर करें तो दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इतना फ़र्क है कि इसमें यू और वी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला याद रखना बड़ा इजी है। आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे यू कर देना है, जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे वी कर देना है, बस। ये देखो, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे यू कर दो और जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे वी कर दो, तो यू वी का फार्मूला बन जाता है। कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम एक्स के लिए यू इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाई के लिए वी इस्तेमाल कर रहे हैं। तब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप चेंज कर दें, एक्स को यू के साथ और वाई को वी के साथ। ये नहीं कि ऐसे अपनी मर्जी से करते रहें। यहाँ पे मैंने यू एक्स से निकाला है, यहाँ पे वी मैंने वाई से निकाला है, यही वजह है कि यहाँ पे चेंज करना है। जी स्टूडेंट, उसके बाद एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है, इसको ज़रा अपने ध्यान से देखना है। ये देखो मैंने यहाँ पे साथ वाई एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बी और डी लिखा हुआ है। ये आर वाई एक्स है तो यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये आपस में बराबर होते हैं तो हम सिंपल इसको आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं। यहाँ पे साथ वाई एक्स और एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो बी वाई एक्स हैं ये आपस में बराबर नहीं होते। यही वजह है कि इनको हम अलग नोटेशन देते हैं, एक को हम बी कहते हैं और एक को हम डी कहते हैं। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके पास y ऑन x के लिए यूज होता है और ये आपके पास x ऑन y के लिए यूज होता है। अगर तो आपने साथ ये लिखने एक्स वाई, फिर आप बी वाई एक्स लिख सकते हैं और दूसरे को बी एक्स वाई लिख सकते हैं।
और अगर आपने बी डी लिखना है फिर साथ एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये सेम होता है इसलिए हम आर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंट होता है इसलिए हम बी और डी यूज़ करते हैं। सॉरी। तो ये रिलेशन आपने स्टूडेंट थोड़ा सा जेन में रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्योंकि ये आपके पास एक्स वाई और वाई एक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंस हैं, इसलिए इसको हम आर लिख लेते हैं। लेकिन रिग्रेशन में आपको पता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बी वाई एक्स मीन बी और डी बी एक्स वाई। ये स्टूडेंट जो पहले लिखा होता है ना, ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो दूसरा होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसको डी भी लिख रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आई भी लिख रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रहे। आई वी डी वी, बड़े स्पेलिंग लिखने की बजाय मैं छोटा लिख दिया यहाँ में। तो डी वी का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और आई वी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर ये लिखना है तो साथ वाई एक्स एक्स वाई लगाना है, अगर आपने बी डी लिखना है तो ठीक है। तो ये रिलेशन आपने जेन में रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट। ये लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन किया था। y माइनस वाई हैड स्केयर ओवर n माइनस 2 अंडर रूट, ये होता है y ऑन x में, और ये होता है x ऑन y में। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई डू नॉट फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर फ्रॉम इट। वो कहता है कि सारी की सारी जो वैल्यू होती हैं वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई नहीं करती, कुछ स्कैटर कर जाती हैं, बिखर जाती हैं। Spreadness of the values from regression line is measured by what is called standard deviation of regression या standard error of estimate। इसके दोनों नाम हैं, इसको standard deviation of regression भी कहते हैं या standard error of estimate भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ भी था। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये आपके पास एक रिग्रेशन लाइन है, ये वाली, कुछ वैल्यू यहाँ पे लाई करती हैं, कुछ यहाँ पे करती हैं, कुछ इसके ऊपर आ जाती हैं, इस तरह करके ये। तो वो यही कहना चाहता है कि ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू डू नॉट फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर फ्रॉम इट। ये जो इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, लाइन से जो डिफरेंस आ रहा है, जो लाइन से डिफरेंस आ रहा है, ये जो स्कैटरनेस है, इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। ठीक हो गया जी। कैलकुलेशन इसकी हमने लास्ट टाइम कर ली थी। उसके बाद ये आगे जी फार्मूले। फार्मूले मैंने पहले भी आपको सेंड किए थे, तो ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपने याद करने हैं। इन फार्मूलों के बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर फार्मूले आते होंगे तो आप कर सकेंगे। ये फार्मूले सारे मैंने लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा
स्लो मूव करता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि बी और डी और आर हैव सेम साइन, इनकी अलामत सेम होती है, तीनों की अलामत सेम होती है। उसकी यहाँ पे रीज़न बता देता हूँ। ये नीचे स्केयर आ रहा है, कभी माइनस नहीं हो सकता। ये अंडर रूट आ रहा है, कभी माइनस नहीं हो सकता। तो फिर माइनस क्या होगा? ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ऊपर वाली वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि नीचे तो नहीं हो सकता ना माइनस, ये स्केयर आ रहा है, जीरो नहीं हो सकता। बटे में आपको पता है, मैथ के स्टूडेंट है, बटे में जीरो नहीं आता। तो फिर जब इसका जवाब जीरो आता है तो फिर कब जीरो आता है? जब ये ऊपर वाली वैल्यू या तो जीरो हो तब जीरो आता है, और माइनस जब ये माइनस हो, और प्लस जब ये प्लस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन जो है ये जीरो हो तो जवाब जीरो आएगा, ये प्लस हो तो जवाब प्लस आएगा, ये माइनस हो तो जवाब माइनस आएगा। और ये वाला पोर्शन तीनों के ऊपर सेम आ रहा है, ये देखें जरा, ये पोर्शन तीनों के ऊपर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कहीं वो माइनस निकल गया तो यहाँ पे तो माइनस निकलेगा, यहाँ पे माइनस निकलेगा। इट मीन के आर बी डी हैव सेम साइन। अगर यहाँ से प्लस निकल गया है, यहाँ पे प्लस निकला है, तो यहाँ पे प्लस निकला है, तो इसका मतलब है कि बी डी आर हैव सेम साइन। ठीक है ना? तो ये इसका रिलेशन है फॉर्मूलों का। उसके बाद स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको आपने देख लेना है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। बी डी आर हैव सेम साइन। मेरा गला खराब, बोल बोल के खराब। जी स्टूडेंट, अब आपने आपके रिग्रेशन कोरिलेशन के टॉपिक हुए मुकम्मल। अब रहेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, तो जितना टाइम आप लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है।